हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन से हर आमिर का डाला हुआ काला कानून निकालेंगे। मैंने किसी एहतजाज का कॉल नहीं दिया था। एब्सोल्युटली कंडेमिंग द हाई हैंडेडनेस। मैं वार्न कर रहा हूं इस हुकूमत कि if they continue with these authoritarian measures, then they and they alone will be responsible for the consequences. मोनोपोली ओवर वायलेंस रियासत का एक हक है, उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन अगर इसके ऊपर कि आप ये कहें कि किसी की ज़रूरत ही कैसे हो कि आपको तफ्तीश के लिए बुलाए, ये बहुत ही मैं समझता हूँ कि एक अनफॉर्चुनेट रवैया है पीपल्स पार्टी और उनकी जो लीडरशिप है। मुझे उम्मीद है आज वो माजरत करेंगे, लेकिन अगर आप एक हद क्रॉस करेंगे तो फिर जाहिर है कि रियासत की भी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं जो उनको अदा करनी पड़ेंगी। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। नैब हेडक्वार्टर्स आज सुबह मैदान जंग का सा एक मंजर पेश कर रहा था जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब को तलब किया गया था और उनकी वहां पर सवाल जवाब के बाद 2 घंटे गुजारने के बाद उन्हें एक सवाल नामा भी दिया गया है और 10 दिन के अंदर तहरीरी जवाब जो है वो जमा कराने के लिए उनसे कहा गया है। पीपल्स पार्टी के जियाले हर तरफ से बकौल पीपल्स पार्टी के ये तो सिर्फ पिंडी के हैं जो वहाँ जमा हुए थे और वो इजहार यकजहती के लिए आए थे, लेकिन ये अनफॉर्चुनेट हुआ कि पुलिस और इन कारकुनान के दरमियान बड़ा तसादुम हुआ जिस पर कई कारकुनान को जो है वो हिरासत में भी यानी गिरफ्तार भी किया गया है। इसके बाद हमने ये भी देखा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब नैब में पेश हुए, बाहर आने के बाद जब वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, नैब को उन्होंने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इदारा करार दिया। नैब के काले कानून को हटाने में नाकामी पर अपनी हुकूमत का उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये हमारा फेलियर है, हमें ये करना चाहिए था। बाद अज़ा उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी खिताब किया, कहा उन्होंने किसी एहतजाज की कॉल नहीं दी थी और ये जियाले अपने लीडर से इजहार यकजहती के लिए जमा हुए थे। फवाद चौधरी साहब जो कि वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात हैं, उनका भी एक रद्द-ए-अमल सामने आया। उन्होंने एक वीडियो पैगाम के ज़रिए ये फरमाया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को एक तरह से माफ़ी मांगनी चाहिए है क्योंकि इस किस्म का रवैया सही नहीं है और एहतसाब के हवाले से भी बिलावल भुट्टो जरदारी ने बहुत कुछ कहा। उन्होंने कहा आज हमें ये पता चल गया है कि उनका एहतसाब तो 1 साल की उम्र से किया जा रहा है, यानी जिस केस में उनको मदऊ किया गया है उस केस में जिस शेयर का बताया जाता है उस वक्त उनकी यानी जिस कंपनी की शेयर का जिक्र है उस वक्त उनकी उम्र 1 साल थी। पीपल्स पार्टी में पहले ही नाराजगी है कि इस पूरे केस को सिंध से मुंतकिल करके रावलपिंडी क्यों ले जाया गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर लीडरशिप भी वहां पर मौजूद थी। आज इसी हवाले से हम बात करेंगे कि 2 ऑपोजिशन की बड़ी जमातें हैं, दोनों बरसरे इक़्तिदार पाकिस्तान में रह चुकी हैं। एक है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, एक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। दोनों एहतसाब के अमल से गुजर रहे हैं, दोनों को शिकायत हैं। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो स्ट्रैटेजी है वो PMLN से कुछ मुख्तलिफ होगी इस हवाले से, या दोनों मिलकर ये तमाम चीज़ें अब प्लान कर रही हैं? क्योंकि मुलाकातें भी पहले आप जानते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की नवाज शरीफ साहब से हो चुकी हैं और हुकूमत के लिए पीपल्स पार्टी क्योंकि एहतजाजी सियासत में बड़ी आप कहें मिचोर भी है, जानती भी है किस तरह की जाती है, कितनी मुश्किलात ये हुकूमत के लिए पैदा कर सकते हैं। कुछ लीगल पहलू पर भी आज के इस नशिस्त में बात करेंगे। अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराती चलूँ। कराची स्टूडियोज़ में हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है यासीन आज़ाद साहब, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बहुत ही लीगल एक्सपर्ट है, बहुत बेहतरीन तरीके से इस पर कॉमेंट भी कर सकते हैं। जो लॉज के हवाले से हम इनसे बात करना चाहते हैं। इसके साथ साथ लाहौर स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बैरिस्टर आमिर हसन ने। आप भी लीगल एक्सपर्ट तो हैं ही, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत ही जिसे कहते हैं ज़बरदस्त रहनुमा भी हैं, जियाले भी हैं। उस्मा कारदार साहिबा पंजाब असेंबली की मेंबर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं। थैंक यू सो मच आप तीनों मेहमानों का ज्वाइन करने के लिए। मैं उस्मा कारदार साहिबा से इसलिए गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी क्योंकि हुकूमत ज़ाहिर है एक ज़्यादा बड़ा दिल रखती है हुकूमत। कहते हैं कि हुकूमत में बर्दाश्त भी ज़्यादा होती है। आज जो कुछ हुआ है नैब हेडक्वार्टर्स के बाहर, क्या इसमें कोई बुराई है कि अपने लीडर से इजहार यकजहती के लिए वहाँ पर लोग जमा हो गए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के? फिर जो कुछ हुआ पुलिस ने भी वो कहते हैं कि रिस्ट्रेन शो किया, वो कहते हैं कि जी आपने आज स्टार्ट किया। अच्छा तो नहीं हुआ ये जो कुछ हुआ है उस्मा साहिबा? Nadia, thank you for inviting me to your show.
देखें, ये जब रूल ऑफ लॉ की बात आती है, जब कानून की बात आती है, तो हर पाकिस्तानी जो है शहरी, उस पर फ़र्ज़ होता है कि एक जो कायदे और कवानीन बनाए गए हैं उनको फॉलो करना। अब ठीक है, कोई हरज नहीं है, आप आए अपने लीडर को सपोर्ट करें, लेकिन इस तरीके से आप करें कि वो ज़बरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश करें। आप सोचें कि मैं एक एमपी हूँ, मैं भी अगर अपने लिए कोई प्रॉपर मुझे इजाज़त नहीं मिलेगी तो नैब कोर्ट के अंदर तो मैं भी नहीं जा सकती हूँ। मैं कई दफ़ा मतलब वहाँ गई हूँ, लेकिन एक उनके प्रोसीजर होता है, उसको फॉलो। लेकिन अब कानून अगर आप अपने हाथ में लें और तोड़ फोड़ शुरू हो जाए, और जब किसी और की जान और माल को नुकसान पहुंचने का अंदेशा हो, तो फिर तो रियासत को हरकत में आना पड़ता है, क्योंकि रियासत ने तो इक्वली हर एक को प्रोटेक्ट भी करना है और उनको हिफाजत भी देनी है। तो आज अनफॉर्चुनेट था, होना नहीं चाहिए था, और पुलिस ने बहुत पहले कंट्रोल भी किया, लेकिन जब एक चीज़ आप हद से बढ़ जाए और क्रॉस करें और कानून जो है उसकी धज्जियां उड़नी शुरू हो जाए, तो फिर रियासत तमाशा नहीं देख सकती। और मेरे ख्याल में इन्होंने जो बिलावल ने जो बाहर आके जो इन्होंने तकरीर की, वो मेरे ख्याल में उन्होंने फिर जज्बात को भड़काया, और वो यानी कि ऐसी बातें उन्होंने की जो उनको नहीं करनी चाहिए थी। जैसे बेहतर है कि नहीं, जैसे कि उस्मा साहिबा, उन्होंने नैब के हवाले से कहा, इदारे के हवाले से कहा, उन्होंने कहा इस कानून की तब्दीली चाहिए, उन्होंने कहा एहतसाब से हम घबराते नहीं हैं, ये सारी बातें वो कर रहे थे। कलअदम तंजीमों का उन्होंने जिक्र किया, आपके 3 मुजरा का जिक्र किया। सो जस्ट टेल मी कि कौन सी ऐसी बात है जिससे आप समझते हैं कि वहाँ के जियाले और मजीद उनमें इंतशार बढ़ा कि वो इस तरह से तसादुम में आ गए? देखें, ये जो काला कानून है नादिया, इनसे मैं पूछती हूँ कि पिछले 10-15 साल से कौन हुकूमत में है? इनकी 5 साल हुकूमत आई, नून लीग की आई, तो आपने he's accepted the party's failure for not changing this law, for not changing, so अब now they should not complain। हमने तो कहा था आए रिफॉर्म्स करें, आपको समझते हैं कि कोई कमजोरियां हैं नैब लॉज में, लेकिन वो नहीं किया। बैरिस्टर साहब, ये बात तो देखें, आप वीडियो क्लिप्स भी निकाल कर देखें, बिल्कुल सही बात है कि तशद्दुद कहीं नहीं होना चाहिए, दोनों अतराफ से नहीं होना चाहिए, लेकिन पुलिस ने तहम्मुल का मुजाहरा किया। जब इतनी बड़ी तादाद में सियासी वर्कर्स होंगे, और आज बिलावल साहब ने भी कहा है कि वो बड़े इमोशनल होते हैं जबकि वो पुरअमन हैं, लेकिन जब इमोशनल हो जाएं और उनके ऊपर अगर कहीं भी किसी तरह से कोई धक्कम पेल हो जाए तो जाहिर हो सकता है उन्होंने रिएक्ट किया हो। बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर द पुलिस ऑल्सो टू कंट्रोल ऑल दिस। दे वोंट बी अलाउड, दे कांट बी अलाउड टू एंटर द नैब कोर्ट। बहुत शुक्रिया। देखिए नादिया, हम लोग कोई आज तो सियासत के अंदर आए नहीं हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 50 साल हो गए हैं, और ये 50 साल की जो तारीख़ है बड़ी जालिम तारीख़ है। इस तारीख़ के अंदर हमारे बानी और कायद को, जो कि पाकिस्तान के अंदर एटमी प्रोग्राम के भी बानी थे और पाकिस्तान को आइन देने वाले थे, उन्हें फांसी की सज़ा दी गई, और सब ने माना कि यह अदालती कत्ल है। क्या हमने किसी के ऊपर हाथ उठाया? हमने अदालत के ऊपर हमला किया? एक वो जज 2.5-3 फुट के थे जिन्होंने बाद में माना भी टेलीविजन में कि मैंने गलत किया था, मैंने प्रेशर में फैसला किया था, और वो दंदनाते फिरते थे सड़कों के ऊपर। हमने उनके साथ भी कुछ नहीं किया। तो पीपल्स पार्टी तशद्दुद के ऊपर यकीन नहीं रखती। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत पर तशद्दुद कार्रवाइयों से हुई, दहशत गर्दी से हुई। हम लोग अपनी लाशें उठा रहे थे, हम हमला नहीं किसी पे कर रहे थे। आसिफ अली जरदारी ने 12 साल जेल भुगती, हमने किसी के ऊपर कोई, वो भी मुस्कुराते हुए विक्ट्री का निशान बना के निकलते थे, और हमें तारीख ने बाइज्जत बरी किया है। अब आते हैं दूसरी तरफ, आज भी अगर वो हुकूमत जो 200 दिनों तक धरना दे के बैठी रही, बल्कि लश्कर कशी करके बैठी रही, और जिसने इदारों के ऊपर हमले किए, सुप्रीम कोर्ट के जजों को अपना गेट बदलना पड़ा, पीटीवी के ऊपर हमला, सारी फुटेज आपके सामने है, जिस तरह इन्होंने पुलिस वालों को मारा, इस्लामाबाद के आईजी का सर फोड़ा, आपके सामने सारी चीजें हैं ना। हम तो कुछ नहीं, क्या था, आज पीपल्स पार्टी के कारकुन एक जज्बाती इजहार के लिए, क्योंकि जब से हमने होश संभाला है, हमारी क़ियादतों को अदालतों के अंदर रुगेदा जाता है। वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो, वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, वो आसिफ अली जरदारी, और अब बिलावल भुट्टो जिनके पास कोई हुकूमती ओहदा कभी नहीं रहा, उन्हें भी आप बुला लिया। तो अब हम एक इज़हारे यकजहती के लिए खुद से गए, कोई पॉलिटिकल हमारी पार्टी ने कॉल नहीं की, कारकुन गए और एक डिवीजन के कारकुन गए। अब आज मुझे हैरानगी होती है जब हुकूमती नुमाइंदे अपने आप को हुकूमत से बढ़ के रियासत समझने लगते हैं कि रियासत तो एक्शन लेगी।
इन्हें यही नहीं पता कि रियासत क्या होती है और हुकूमत क्या होती है। ये है हुकूमत, हुकूमतें केसेस बना सकती हैं लेकिन उनकी कही हुई बात सच नहीं होती। हुकूमतों से गलतियां होती हैं, ठीक है, लेकिन रियासतों से गलतियों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। सही। नहीं तो कौमें जिंदा नहीं रहती हैं। अच्छा, ये आज अपने आप को रियासत, अरे भाई मांगे तांगे की, मेरे लफ्ज नहीं है, इमरान खान न्याजी के लफ्ज हैं कि डाकू, चोरों, कातिलों और चपरासियों की यह हुकूमत है, जिन्हें जो जो कहते थे। उनकी हुकूमत अपने आप को रियासत समझने लगी है। मांगे तांगे की चंद सीटों के ऊपर आप अपने आप को इतने ताकतवर समझने लगे हैं। हुकूमत तो कर रहे हैं और उनके पास अक्सरियत है, तभी वो हुकूमत में है ना। आज चलिए कल तक जो पुलिस थी वो इनके खिलाफ इस्तेमाल होती थी तो मैं देखता था उस वक्त, मैंने देखा कि जितने डिसेंट तरीके से उस्मा कारदार भी एहतजाज किया करती थी, जिस तरह ये करती थी, हमने सब फुटेज भी हैं, आपको दे देंगे। आज ये रियासत, ये कैसे रियासत समझ बैठे? अच्छा, ये रिस्ट्रेंट, अच्छा इस पे पहले बात कर लूं जरा, यासीन आजाद साहब से भी कर लूं। आपने माजी के झरोकों में अगर ऑपोजिशन का मैं जिक्र कर लूं, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑपोजिशन में थी, इसका जिक्र भी किया, काफी रिस्ट्रेन उस वक्त भी शो किया जाता था। इस्लामाबाद में हम देखते थे कि बस पुलिस लगी हुई है, कुछ भी हो, कभी होता था कि भाई आंसू गैस चलेंगे नहीं चलेंगे। आपको लगता है कोई फर्क है, या आज जो पुलिस वालों ने किया ये इट्स पार्ट ऑफ द ड्यूटी, दे कुडंट हैव रिस्ट्रेन? मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले आमिर से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि उन्होंने अपनी गुफ्तगू के दौरान एक जुमला फरमाया कि 2-2.5 फुट के कद का, तो वो हमारे चीफ जस्टिस थे, हमारे लिए काबिल एहतराम है। तो इस तरह के प्रोग्राम में अगर तो आमिर नहीं बात सुन लिया करें सर, मेरा मतलब माननी हुई है, मैं आता हूँ उस पर, लेकिन सुनने की आदत डालें ना सर। मेरे नज़दीक इस टाइप का जुमला गुफ्तगू के दौरान चीफ जस्टिस के लिए नहीं आना चाहिए। वो थे ना 2.5-3 फुट के। आप ये क्या बात, आप चले बैरिस्टर साहब, लेट्स मूव ऑन। मैंने कोई गलत कह दिया? अच्छा, दूसरी बात यह है कि अभी जिस तरह फवाद चौधरी साहब का मैसेज आपने बताया, मैं हैरान हूँ। फवाद चौधरी साहब को आज स्टेट नज़र आ रही है कि स्टेट के क्या फ़राइज़ होते हैं। जब ये अपोजिशन में थे, जो कुछ ये करते रहे हैं, वो चीज़ें ये सारी की सारी भूल गए हैं और आज वो लोगों को ये डायरेक्शन देते हैं कि आप ये नहीं करें, ये नहीं करें। मेरे ख्याल में आपने माजी को देखें कि माजी में उनका क्या रोल था, क्या रोल प्ले करते रहे और वक्तन फ़क्तन उन्होंने क्या किया, इदारों के साथ उन्होंने क्या बर्ताव किया, इसी पार्लियामेंट के मतलब क्या क्या जुमले उन्होंने दिए, ये तमाम चीज़ें। और आज मज़े की बात यह है कि तहरीक इंसाफ के लोग जो है वो स्टेट की भी बात करते हैं, तमाम चीज़ें बात करते हैं, वो अपनी जगह पे है। जहाँ तक इन मामलात का ताल्लुक़ है, मैं एक बात कहता हूँ कि प्रॉब्लम यह है कि इस मुल्क में एक ऐसी रवाय डाली जा रही है कि जब भी कोई वाक़या होता है तो कहते हैं जी JIT बना लो, JIT इन्वेस्टिगेशन करे, और ये बात भी तस्लीम करते हैं कि JIT वक्तन फ़क्तन जो बनाई जाती है, जो एविडेंस वो कलेक्ट करती है, उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होती। बिल्कुल ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर JIT पहले मियां नवाज शरीफ के मतलब बनाई गई, उसका जो सूरत है वो पूरे पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम के सामने है। उसके बाद JIT बनाई गई यहाँ पे पीपल पार्टी के हवाले से, और बिलावल भुट्टो के मतलब इवन हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के उस वक्त के चीफ जस्टिस साहब ने जो कुछ कहा कि वो इनोसेंट हैं, सारा कुछ है। मेरे नज़दीक बिलावल के ख़िलाफ़ केस बनाए जाने की मेरे नज़दीक कोई गुंजाइश नहीं है, ना होनी चाहिए थी, ना उनके मतलब JIT बननी चाहिए थी। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उस वक्त जो उनके मतलब कहा, तो वो बेहतर यही था कि उनको इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर शामिल ना करते, क्योंकि इससे पहले उन्होंने कोई ऑफिस होल्ड नहीं किया था, कोई करप्शन की बात आप उनके खिलाफ कर नहीं सकते। मेरा शुरू से ओपिनियन मरीम के मतलब भी यही था कि उनके मतलब जो JIT बनाई गई, जिस तरह उनके खिलाफ प्रोसीडिंग की गई, JIT की रिवायत आप कहते हैं ये गलत डाली? मेरे नज़दीक ये रवायत बिल्कुल गलत है। दूसरा जो पाकिस्तान पीपल पार्टी का सबसे बड़ा एतराज़ है, और मैं ये समझता हूँ कि उसमें बड़ा वजन है। आप जिस केस मुंतकली की बात कर रहे हैं, मैं एक ब्रेक लेती हूँ, उससे मैं तफसील से आपसे बात करना चाहूँगी, क्योंकि इस पर शदीद जिसे कहते हैं रेजर्वेशंस है पीपल्स पार्टी को, और मैं चाहूँगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हमारी मोहतरम मेहमान बैठी हैं वो भी इस पर कॉमेंट करें, क्योंकि इससे बहुत सारे सवाल ज़रूर जन्म लेंगे, क्योंकि ये केस जिस तरह से रावलपिंडी मुंतकिल किया गया है। वी टेक अ ब्रेक हियर, व्हेन वी कम बैक वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस।
वेलकम बैक। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की आज नैब कोर्ट में पेशी थी, जिसके बाद जो डेवलपमेंट्स हुई हैं आज उसी हवाले से हम बात कर रहे हैं। उज़मा कारदार साहिबा, पहले मैं आपसे पूछ लूँ, इससे पहले कि कानूनी तौर पर बैरिस्टर आमिर हसन साहब और यासीन आज़ाद साहब हमें बता सकें, आपके ख्याल में ये जो बेचैनी पीपल्स पार्टी में है रिगार्डिंग द केस बीइंग ट्रांसफर्ड टू रावलपिंडी इंस्टेड ऑफ कीपिंग इट हियर इन सिंध, आपके ख्याल में ये तहफ़्फ़ुज़ात उनके या ये जो नाराज़गी है ये ठीक है, वजह है? नादिया, आपका मैं ज़रूर जवाब दूंगी, लेकिन पहले तो मुझे बहुत अफसोस हुआ कि एक बैरिस्टर होते हुए इन्होंने पहले एक ज़ातियात पे हमला किया एक्स चीफ जस्टिस के, और मेरे ऊपर भी हमला किया कि हमें पता है कि किस तरह आप एहतजाज करती हैं। तो ये तब होता है जब आपके पास इश्यूज पे बात करने के लिए कुछ ना बचे तो फिर आप ज़ात पे हमले शुरू कर देते हैं। कट काट अल्लाह ताला का दिया हुआ है और हम कोई नहीं होते कि उस पर हम कमेंट करें। दूसरे इन्होंने कहा कि इनको क्या पता रियासत क्या होती है, तो मैं तो इनसे पूछती हूँ कि जो इनका चेयरमैन है बिलावल है, उसने क्या बयानिया दिया है? ऐसा बयानिया दिया है जो कि हमारे नेशनल एक्शन प्लान पे कारी ज़रब है। ये कहा कि नॉन स्टेट एक्टर्स को हम यहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं, कालादम तंजीमें जो है वो काबीना में बैठी हुई हैं। तो क्या ये इनकी लॉयल्टी है पाकिस्तान के साथ? इसमें लॉयल्टी की बात नहीं आनी चाहिए। नहीं उज़मा साहिबा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से कि हमें सीरियसनेस जब पता चलेगी जब 3 वुज़रा जिस पर वो इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं, आई थिंक उनकी रिजर्वेशंस, और आप लोगों को इस चीज को पार्लियामेंट में डिस्कस करना चाहिए। नादिया देखें, इल्जामात की सियासत और होती है। अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो वो प्रूफ लेके आए। हाँ। 2 तस्वीरें लगा देनी और फिर जब शेख रशीद ने कहा कि आप मेहरबानी करें, जो मेरे पास आप लोगों की खबरें अगर मैंने वो निकालनी शुरू कर दी तो आप किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। तो खुदारा इस वक्त देखें जो ग्रे लिस्ट पे आप लोगों ने हमें पहुंचा दिया है, इस वक्त हम पूरे नेशनल एक्शन प्लान के लिए आप लोगों से भी मशवरा मांग रहे हैं कि हमें आए और हेल्प करें ताकि पाकिस्तान जो है वो दोबारा एक रिस्ट्रक्चर होकर। चलें, आपने तो इशू पे बात कर ली, इस इशू का जवाब दे देंगे। अब पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जी जी जी, ये केस मुंतकली का बताएं। इन्होंने देखिए, मैं आपको आगा सिराज दुरानी, उनकी फैमिली को नैब कोर्ट ने बुलाया हुआ था हियरिंग के लिए, और हियरिंग से पहले जनाब क्या हुआ कि उनकी सारी फैमिली को अलविदा करने के लिए आपके सिंध के वुज़रा गए, उनको एयरपोर्ट पे जहाज पे चढ़ाया, और आगे जब वो लैंड किए तो वहां का एक एक्स आपका मिनिस्टर है पीपल्स पार्टी का, उन्होंने रिसीव किया। तो वहां पे तो इनकी यानी कि वो पार्टी हो रही है सिंध गवर्नमेंट में। ये समझते हैं कि हम स्याह करें, सफेद करें, चोरी करें, चिकारी करें, करप्शन करें, हमें कोई नहीं पूछेगा। और इसी तरह से प्रोसिक्यूशन भी ये कमजोर करते हैं। आपका क्या ख्याल है कि वहां पे JIT क्यों बनी थी? वो इसलिए बनी थी कि FIA ने जाके सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि सिंध का कोई डिपार्टमेंट हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा है, हम कोई इंफॉर्मेशन मांगते हैं, हमें कोई इंफॉर्मेशन वो देने को तैयार नहीं है। वहां पे जो चीफ मिनिस्टर बैठे हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं हर चीज को। वहां पे ओमनी ग्रुप के जो अकाउंट्स हैं, ओके, सो यू मीन टू से कि नैब यहां पर काम नहीं कर सकता क्योंकि यहां पर ये असरअंदाज होते हैं, ये असरअंदाज होते हैं। अब आए इस्लामाबाद में न्यूट्रल ग्राउंड पे जहां पे नैब जो है वो अपने कवायद और कवानीन के तहत जो है वो इनकी इन्वेस्टिगेशन करेगी और जरा करेगी। ठीक है, तो ये तो थैंक यू उज़मा साहिबा। ओके, आपने रीजन बता दी। मैं जरा पहले यासीन साहब के पास आऊंगी, देन बैरिस्टर साहब मैं आपके पास आ रही हूँ। यासीन साहब, ये तो फिर इसका मतलब ये है कि खुद नैब भी अदम एतमाद कर रहा है अपनी ही इस इदारे के इस हिस्से को कि जो कि कराची में है। इज दैट ट्रू? अगर आप लेके चले जाते हैं केस। पहली बात यह है कि जिस तरह उज़मा ने अभी कहा, पहले आपने JIT बनाई पूरी की पूरी, उन्होंने एविडेंस कलेक्ट की, एविडेंस कलेक्ट करने के बाद आप उसको बैंकिंग कोर्ट के अंदर ले गए और बाकायदा आपने जाके उसमें जो चालान या जो कुछ कार्रवाई कंप्लीट की। अब सवाल ये पैदा होता है कि उसके बाद फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं ये इन्वेस्टिगेशन नैब करे, तो एक JIT ने इन्वेस्टिगेशन की, ठीक है, जो भी एविडेंस कलेक्ट करनी थी उन्होंने की, आपने नैब ने नए सिरे से इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दी। तो उस इन्वेस्टिगेशन का जो पहले JIT ने किया उसकी क्या पोजीशन बनेगी? अब जो नैब इन्वेस्टिगेशन कर रही है वो क्या है? अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पीपल पार्टी का इतराज़ बिल्कुल जायज़ है कि वो सिंध के अंदर रहते हुए हैं, और सिंध के अंदर रहते हुए आप ये कहते हैं कि चूँकि सिंध की गवर्नमेंट असरअंदाज हो रही थी और इस वजह से कि इदारे हमारे साथ कॉपरेट नहीं कर रहे, तो आज अगर पीपल पार्टी आपको ये कहे कि वहाँ जाने के बाद मरकज़ इंटरफेयर कर रहा है और हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा, तो वो जायज़ होगा।
चूँकि शिकायत चूँकि वह मरकज़ की गवर्नमेंट है, तो ऐसी सूरत में अगर वो ये शिकायत करते हैं कि मरकज़ में आने के बाद हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, हमारी इन्वेस्टिगेशन हम सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं, नैब के जितने के केसेस हैं उन तमाम की प्रोसीडिंग नैब कोर्ट में जो सिंध के अंदर वाक़ हैं उनमें होती है। ये स्पेशल केस आप इस्लामाबाद क्यों लेके गए? इसका मतलब यह है कि जब इस्लामाबाद में आप इस मामले को टेकअप करेंगे, कल नैब इस रिज़ल्ट पे पहुंचती है कि कोई रेफरेंस बनता है, वो रेफरेंस अगर फाइल करेगी तो फिर वहाँ का इस्लामाबाद का जो नैब कोर्ट का जज है वो केस की प्रोसीडिंग करेगा और वहाँ मरकज़ बरसर इक़्तिदार है। तो ऐसी सूरत में आप फिर क्या करेंगे? आपके लिए बहुत सारी। बट अकॉर्डिंग टू लॉ इज इट ऑल राइट? अकॉर्डिंग टू लॉ इज इट ऑल राइट टू ट्रांसफर? देखिए, चूँकि ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है जी, मेरे हिसाब से जहाँ की FIR है, जहाँ पे मुकदमा है वहीं ट्रायल होना चाहिए। लेकिन चूँकि सुप्रीम कोर्ट इज़ द फाइनल अथॉरिटी, उन्होंने डायरेक्शन दी कि ये इन्वेस्टिगेशन आप वहाँ ले जाएं। मेरे नज़दीक अगर बेहतर यही था कि कल पाकिस्तान पीपल पार्टी जो वक्तन फ़क्तन ये कहते हैं कि भट्टो साहब का मर्डर भी जब क्या हुआ तो इस्लामाबाद में हुआ, आज ही लतीफ़ कोसा साहब ने भी मोहतरमा का जो इंसिडेंट हुआ वो भी पिंडी की हदूद में हुआ। आप ये ट्रायल भी आप जाके पिंडी में देखे क्या साबित करने चाहते हैं? क्या सूबे आज़ाद नहीं है, खुद मुख्तार नहीं है? वहाँ प्रोसीडिंग का आग क्यों नहीं देते आप? मेरे हिसाब से उसी सूबे में बनना चाहिए जिस सूबे का केस है। जी बैरिस्टर साहब, आपने अच्छा, मैं पहले एक ब्रेक ले लेती हूँ क्योंकि बैरिस्टर साहब आपकी बात यकीनन लंबी होगी एंड आई डोंट वांट कि मैं इंटरप्ट करूँ आपको। एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक से वापस आकर बैरिस्टर आमिर हसन से हम बात करेंगे। उज़मा कारदार साहिबा ने काफ़ी बातें कही हैं, उसका जवाब भी दीजिएगा और आइंदा के लाहे अमल पर भी बात करेंगे क्योंकि आज कैटेगोरिकली बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कह दिया है कि अगर ये डिक्टेटोरियल, अथॉरिटेरियन और एंटी डेमोक्रेटिक रवैया उनके साथ रहा देन एवरीबडी हैज टू गेट रेडी फॉर द कॉन्सिक्वेंसेज। व्हाट आर दोज कॉन्सिक्वेंसेज इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस राइट आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। यासीन आज़ाद साहब, बैरिस्टर आमिर हसन और उज़मा कारदार साहिबा से हम बात कर रहे हैं आज की नैब की पेशी के हवाले से और ये जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं इस पर। बैरिस्टर साहब, जो कल अदम तंजीम के हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहना शुरू किया है उस पर उज़मा कारदार साहिबा ने काफ़ी रिएक्ट भी किया कि बग़ैर सबूत के इस किस्म के इल्ज़ाम लगाने से वो ये समझते हैं और ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के लिए पहले भी कहा जा रहा है कि एज इफ़ ही इज़ नॉट लॉयल। देखिए, हम तो कभी ना किसी को गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटते हैं और ना हमें ज़रूरत है। जो हमें बांटते रहे हैं, तारीख में उनका क्या रोल रहा और हम किस तरह सुरखरू हुए, ये एक लंबी बात है। लेकिन बहरहाल बात की है कि जो दहशतगर्दी का इशू ये है ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है और इस मसले के अंदर वाहिद पॉलिटिकल पार्टी और वाहिद क़यादत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थी जो आवाज़ उठाती रही। इवन जब रियासत भी इस बयानिए के साथ नहीं थी, रियासत भी सपोर्ट करती थी। आज अमेरिका बड़ी बातें करता है, उसने जहाद के नाम के ऊपर जिस तरह इसे सारा फाइनेंस किया, सपोर्ट किया अफगान वॉर के अंदर, आपको पता। लेकिन पीपल्स पार्टी वाहिद आवाज़ थी, कुर्बानियाँ भी देती रही और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत बड़ा इसका सबूत था। उसके बाद जब हम हुकूमत में आए तो हमने इदारों के साथ गुफ्तो शनीद करके ये नैरेटिव बिल्ड किया, रियासत का बनाया जो हुकूमत का फ़र्ज था, और हमने नैरेटिव बनाया कि ये दहशत गर्दी जो है इसे ख़त्म होना है और फिर ऑपरेशन शुरू हुआ। आपके सामने ये सारी चीज़ें हैं। तो वो हमारी तो एक तारीख है दहशत गर्दी के खिलाफ। और फिर नेशनल एक्शन प्लान के अंदर जो हमारा किरदार रहा, हमने कहा अब ये रियासत का फैसला है, पार्लियामेंट का, रियासती इदारों का कि नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद होना है। लेकिन हम ये कहते हैं कि जब वक्त होता है उस पर ये अमल नहीं करते, लेकिन जब भारत की डिक्टेशन आती है तो फिर ये अमल दरामद करने लगते हैं। लेकिन 3 वफाकी वज़रा पर इल्जाम लगाना बड़ा संगीन इल्जाम है। इसके मैं यही थोड़ी बात, मुझे थोड़ा सा मौका दें, मैं इसे जज्बाती अंदाज की बजाय जरा इल्मी तरीके से बात करना चाहता हूँ। इन्हें बड़ा आजकल शौक है उसका पीस प्राइज का, नोबेल पीस प्राइज का, जो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की एक फॉलोवर मलाला को मिल चुका है। लेकिन ये पागल हुए जाते हैं उसके लिए। अब इन्हें पता नहीं कि जवाब किस तरह देना है और अमल किस तरह करना है। हम इन्हें बताते हैं कि कालादम तंजीमों के खिलाफ और रियासत का फैसला है कि उनके खिलाफ ऑपरेशन करना है। ये इंडिया का फैसला नहीं है ना, हमने इंडिया की डिक्टेशन पे करना है, लेकिन आपने इंडिया की डिक्टेशन पे शुरू कर दिया। अच्छा, जब किया तो फिर हमने आपको बताया कि जो तंजीमें हैं इनके आप हमदर्द रहे हैं। फलां वजीर कहता है कि मेरी मस्जिद का मौलवी मुझे हुक्म देगा तो मैं जहाद पे चला जाऊंगा। अब उसे नहीं पता कि मजहब के मुताबिक जहाद का फैसला रियासत करती है, मस्जिद का मौलवी नहीं करता। इसी से तो रियासत में मुसीबत पड़ी हुई है। लेकिन जब वुज़रा और हुकूमत का दिमाग और जुबान
बुजरा कहें कि मेरी मस्जिद का मौलवी कहेगा तो मैं जहाद करूंगा, एक जाके जहादी तंजीमों में, कलअदम तंजीमों में कहता है कि आपके खिलाफ हमारी हुकूमत में एक्शन नहीं होगा, तीसरा जो है इत्तेहाद करा के वोट लेता है। तो जो दहशत, और इमरान खान साहब पहले ही तालिबान के वकील रहे हैं, तो ये जो दहशत गर्दों के यार हों, उनके हमदर्द हों, तो क्या हम उस पर आवाज ना उठाएं? और ये बड़ी बातें, इमरान नियाजी के इंटरव्यू निकालें, अभी गूगल पे जाएं, जो उन्होंने बैरिस्टर साहब एक तरफ आप कह रहे हैं, एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त जो है ये हुकूमत इंडिया के कहने पे सब कुछ कर रही है, ठीक इसी तरह से ये कह रहे हैं कि आपकी जो ये, मैं इस तरह नहीं कह रहा, नहीं नादिया प्लीज मुझे करने दें, हम किसी पे इल्जाम नहीं लगाते, टाइमिंग का फर्क होता है। जब आप अमल अपने मुताबिक नहीं करते तो फिर ऐसे लगता है आप किसी की डिक्टेशन पे काम कर रहे हैं। हमने बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्लियामेंट के अंदर जितने दबंग अंदाज में मोदी से बात की है या मोदी को पैगाम दिया है, इनमें से कोई बात कर सका एक भी फिक्रा? ये तो आए बाएं शाएं कर रहे हैं कि किसी तरह मोदी इनकी बात मान ले, इनका फोन नहीं उठाता वो। तो बात ये है, जो ये बातें बंद करें, हम इनकी सारी सलाहियतों से भी वाकिफ हैं, इनकी कैपेबिलिटीज से भी। हम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की सालमियत के लिए, और ये जो दहशतगर्दी है इसमें फौजी जवानों ने जाने दी हैं, और सबसे ज्यादा पॉलिटिकल कोई जाने गई है तो वो पीपल्स पार्टी ने दी है। उसके बिल्कुल ठीक है, लेकिन पाकिस्तान की मेरे ख्याल से ये जो कल तक तालिबान के वकील थे, दहशतगर्दों के यार हैं, ये हमें डिक्टेट ना करें। यही तकलीफ है इन्हें कि कालअदम तंजीमों पे हाथ ना डालें, वो इनका मिलिटेंट विंग है। अच्छा, उनके जरिए ये हुकूमत में अब ये भी एक बड़ा संगीन इल्जाम है ऑन सिटिंग गवर्नमेंट। जी उस्मा कारदार साहिबा, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमें नजर आती रहेगी इस एहतसाब के अमल के हवाले से, जैसे आप कहते हैं, लेकिन ऑपोजिशन जमातों की शिकायत भी कई ऐसी हैं जो बजा हैं जब एहतसाब की बात की जाए कि बकिया सब पर एहतसाब नहीं है। आज भी ये बिलावल साहब का कहना है कि इट हैज टू बी अक्रॉस द बोर्ड, इट जस्ट कैन नॉट बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ऑपोजिशन। सो नादिया इनसे पूछें क्या अलीम खान इनकी पार्टी में है? एक ही है ना, अपने टाइम पे बात करें, लाहौर की बजाय कराची करें ना, इधर भी इनकी हुकूमत है, करें और अपने वक्त पे बात करें। वाले का भी अच्छा बैरिस्टर साहब आखिरी 3 मिनट, हाँ नहीं मैं चुप कर जाती हूँ। नहीं उस्मा साहिबा आप कहिए। मैंने तो एक पॉइंट बताया, नहीं आप अगर ये इंटरप्ट करेंगे, मैंने नहीं करेंगे। बैरिस्टर साहब प्लीज डोंट इंटरप्ट। थोड़ा सा आप इनको बोले जाता हम्मुल और भाई बोल रहे हैं आप, आपने तो बोलिए उस्मा साहिबा, बात करें, मैं तो खामोश हूँ। देखिए बात सारी ये है कि जब आपकी कौमी सलामती की बात आती है तो आप डॉन लीग्स 1 और डॉन लीग्स 2 जो है, ये अब डॉन लीग्स 3 का सिलसिला बिलावल जो है उसको बढ़ावा दे रहा है। इंटरनेशनल गैलरीज को ये लोग प्ले कर रहे हैं कि जी हम तो सेफ नहीं हैं। जिस तरह नवाज शरीफ ने कहा था कि मुंबई अटैक्स में भी यहां से गए थे, ये भी यही इनकी भी यही नैरेटिव है। इनको पता होना चाहिए कि इस वक्त मोदी सरकार का नैरेटिव डिस्ट्रॉय हो चुका है और इमरान खान ने जो पीस के लिए दुनिया में एक बेहतरीन अमल किया है वो पूरी दुनिया उसकी तारीफ कर रही है। ये इमरान खान खुद नहीं कर रहा है। इनसे बोले जरा वो रिकॉर्डिंग जो एक्स चीफ जस्टिस इंडिया ने दी थी, उन्होंने कहा था कि इमरान खान को नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए और पूरी दुनिया को नेशनल एक्शन प्लान की अमल दरामद के लिए आपको भी वो क्लिप जरूर देखना चाहिए जो वायरल हुआ है सोशल मीडिया पर, एंड इट इज अबाउट योर मिनिस्टर, सो यू मस्ट चेक ऑन दैट आल्सो कि उन्होंने ऐसी बात क्यों कही। नादिया, वहां पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। हमारी हुकूमत जो है वो कमिटेड है पूरी तरह से नेशनल एक्शन प्लान को मनोअन हमने इम्प्लीमेंट करना है और उसके लिए शाह महमूद ने जितने ऑपोजिशन पार्टीज के लीडर्स हैं उनको भी दावत दी है कि आए हमारे साथ बैठे और हम इकट्ठे मिलके लाए अमल और इस कर्ज को हम दूर करेंगे। बार तालिबान खान जो कहते हैं इनको बोले कि हजम करने अपनी बातें, क्योंकि अमेरिका ने खुद अब पाकिस्तान को कहा है कि नेगोशिएशन और और तालिबान के साथ आप हमारे मुज़ाकरात में मदद करें। ये काफी मुश्किल काम है। अनफॉर्चुनेटली वक्त खत्म हो गया। आई एम वेरी सॉरी, वक्त खत्म हो चुका है। मेरे ख्याल से उन रेटरिक सिग्नल निकलने के बाद अब ये जरूरी है कि हुकूमत भी कॉन्सेंट्रेट करे उन इल्जामात पर जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने लगाए हैं। अगर नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के लिए बिल्कुल हुकूमत सीरियस है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इन पार्टीज को बैठकर आपस में
बात करनी होगी। एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी से सिर्फ यही होता है जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमें नजर आती है। वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस मोर एज द डेज प्रोसीड, क्योंकि हुकूमत से हमें न सिर्फ इस पर भी बात करनी है बल्कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस वक्त पार्लियामेंट में डिस्कस होनी चाहिए, ना कि सिर्फ ऐसे फोरम्स पर। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।